नोटबुक आईएएस संस्थान में आप सभी लोगों का भरपूर स्वागत है। हम लोग उत्तर प्रदेश आरओ 2023 क्रैश कोर्स की श्रृंखला में बातचीत कर रहे थे और इसी संदर्भ में हम लोगों की जो टॉपिक चल रही थी वो जीएस से संबंधित पॉलिटी विषय पे हम लोग बातचीत कर रहे थे। पॉलिटी विषय में आज जिस मुद्दे पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं वो है फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार से संबंधित उन समस्त मुद्दों पे हम लोग बातचीत करेंगे जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं से ताल्लुकात रखता है। बहुत सारे एक्सप्लेन इसमें हम लोगों को नहीं करना है, केवल आपके प्रीलिम्स जो होने वाली है फर्स्ट पेपर जीएस की उसको संदर्भ में रखते हुए मुद्दों पे मैं आपसे बातचीत करूंगा। बाकी डिटेल की जब क्लास मेरी आएगी तो वहाँ हर संदर्भों पे, हर पहलुओं पे चर्चा करने की कोशिश मैं करूंगा। जिस मुद्दे पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, अगर देखा जाए तो इस मुद्दे का जिक्र भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेदों में देखा जाए तो 12 से 35 के बीच में किया गया है। उन सारी मुद्दों पे चलता हूं मैं आपसे बातचीत करने। क्या है भारतीय संविधान का भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 की कहानी? तो टॉपिक डाल लीजिएगा आप, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार से संबंधित हम लोगों की आज कहानी चलने वाली है और इसका उल्लेख देखा जाए तो संविधान के भाग 3 में किया गया है और अनुच्छेदों में अगर बातचीत किया जाए तो अनुच्छेदों में 12 से 35 के बीच में बातचीत किया गया है। इस मौलिक अधिकार को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको दो भाग में तोड़ लेते हैं। अगर हम एफआर को बता रहे हैं तो आपके पीटी के संदर्भ में सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि इसका एक सामान्य पहलू हम लोग देख लेते हैं। सामान्य पहलू क्या है, यहाँ से सवाल आते ही रहते हैं। फिर मैं इसमें प्रावधान क्या क्या किए गए, अनुच्छेदों को स्पेशल पढ़ा जाएगा, स्पेशल हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्पेशल हम लोग दूसरा जो इसमें पढ़ेंगे पार्ट वो डायरेक्ट हम लोग अनुच्छेदों को पढ़ेंगे, डायरेक्ट अनुच्छेदों को पढ़ेंगे, क्योंकि आपके पीटी में इससे ज़्यादा की कहीं इधर उधर की कहने वाली बात नहीं है। इसकी सकारात्मक नकारात्मक पहलू, क्या प्रावधान किए गए, क्या उद्देश्य है, ये सारी की बातें मेंस से संबंधित है। तो हम लोग पीटी से संबंधित मुद्दों को पढ़ रहे हैं, यानी कि यारो क्रैश कोर्स को ध्यान में रख के। तो सबसे पहले हम 4 लाइन आपको बता देते हैं सामान्य पहलू। फिर मैं जो अनुच्छेद हैं इस अनुच्छेदों में मैं 12 से बताना शुरू करूंगा और 35 तक की सारी बातों पे मैं चर्चा करने वाला हूं आपसे इस टॉपिक के संदर्भ में। तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले इसमें सामान्य पहलू से संबंधित बातों को अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये जानना है कि जिस टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, 2 लाइन इस टॉपिक के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि मौलिक अधिकार क्या है, मूल अधिकार क्या है। भारतीय संविधान में अगर देखा जाए, संविधान में व्यक्तियों के व्यक्तित्व को पूर्ण विकास करने के लिए मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। यानी जो व्यक्ति है वो उस व्यक्ति को, उस नागरिक को पूर्ण रूप से एक तरह से उसके व्यक्तित्व में निखार आ पाए ताकि वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ पाए। तो समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, उसको अपने व्यक्तित्व में निखार लाने के लिए व्यक्तियों को जो गारंटी देता है, जो अधिकार देता है सरकार उसको करने के लिए, उसको समझने के लिए, उसको जीने के लिए, उसको बोलने के लिए जो उसको अधिकार देता है, जिसके वजह से वो अपने अंदर निखार ला के अपनी गुणवत्ता को बढ़ा करके वो भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ पाए। जो ये अधिकार मिल रहा है जिसके वजह से वो समाज की मुख्य धारा में जुड़ पाने की कोशिश कर रहा है, वही अधिकार, वही गारंटी मौलिक अधिकार कहलाता है। अब मौलिक अधिकार के संबंध में देखा जाए तो इसमें सबसे पहली बात सामान्य पहलू में हम लोगों को ये जानना है कि जिस मौलिक अधिकार के बारे में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं ये नकारात्मक पहलू है। नकारात्मक, सरकार के लिए नकारात्मक है। हमारा संविधान ये कहता है कि 12 से 35, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक जितनी सारी बातें लिखी गई हैं इसके खिलाफ सरकार कोई भी कदम नहीं उठा सकती है, क्योंकि ऑलरेडी ये बात अनुच्छेद 13 अभी पढ़ाते समय हम बताएंगे, वहाँ सीधे सीधे लिख दिया गया है। नकारात्मक का पहलू यही हुआ, 13 में सीधे सीधे लिख दिया गया है कि मौलिक अधिकारों में जितने सारे प्रावधान किए गए हैं अगर संसद उस प्रावधान के खिलाफ काम करने की कोशिश करती है तो सुप्रीम कोर्ट के पास इतना पावर आ जाता है कि सुप्रीम कोर्ट बनाई गई सरकार के कानून को रद्द घोषित कर सकती है। चाहे राष्ट्रपति का अध्यादेश हो, सरकार का कानून हो या किसी विधि या कि कोई नियम, उपनियम, रूल, रेगुलेशन कुछ भी हो, सुप्रीम कोर्ट उस कानून को रद्द घोषित करके कह देगी तुम्हारी औकात नहीं है इस कानून को लागू करने के लिए, क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 ऑलरेडी रोक लगाता है। इसीलिए कहा जाता है कि मौलिक अधिकार नकारात्मक है सरकार के संदर्भ में। सरकार को इसके खिलाफ कुछ करने के लिए
रोक लगाता है कि सरकार इसके खिलाफ कोई काम नहीं कर सकती है, हित में काम कर सकती है, खिलाफ कोई काम नहीं कर सकती है। दूसरी बात ये जानना है, सामान्य पहलू में ही हम लोगों को ये भी सवाल पूछा जाता है, जो फंडामेंटल राइट हमारा है, जो एफआर है, मैं एफआर डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये सामाजिक और राजनीतिक न्याय पर बल देता है, लेकिन विशेष रूप से देखा जाए तो ये राजनीतिक न्याय देता है, क्योंकि सामाजिक आर्थिक जो न्याय की बात की गई है ये स्पेशल डीपीएसपी में किया गया, तो राजनीतिक न्याय पर बल देता है। इसका मतलब ये हुआ कि फंडामेंटल राइट जो है ये अभी हम लोग देखेंगे, इसमें तीसरी बात जो देखेंगे वो है कि ये न्याय योग्य है। अभी मैं इससे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये न्याय योग्य है। न्याय योग्य का मतलब ये हुआ कि अगर 12 से 35 के बीच में किसी चीज़ का उल्लंघन हो रहा है किसी सरकार के द्वारा या किसी निजी संस्था, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा, तो जो व्यक्ति पीड़ित होता है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है। अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट, 226 हाई कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति को राहत देती है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो दरवाज़ा खटखटा रहा है तो उसको इंसाफ मिलता है, इसीलिए कहा जाता है न्याय योग्य है। और न्याय योग्य होने के ही नाते इसमें विशेष करके सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्र न्याय की बात स्पेशल नहीं किया जाता है पूर्ण रूप से। इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को सरकार हर व्यक्तियों के ऊपर लागू नहीं कर सकता। मान लीजिए अडानी का जो लड़का होगा, अंबानी का जो लड़का होगा, अमीर आदमी, वो 5 करोड़ की जहाज़ में अगर घूमेंगे, और गरीब का जो लड़का होगा वो रिक्शा पे भी चलने के लायक नहीं है, तो गरीब का जो लड़का होगा वो सीधे से आएगा सुप्रीम कोर्ट में, कहेगा अंबानी का लड़का 5 करोड़ का जहाज़ में घूम रहा है, हम जो है रिक्शा पे घूमने के लायक नहीं है, हमको भी 5 करोड़ की जहाज़ चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट सीधे सरकार से कहती कि तुम गरीब के लड़के को भी 5 करोड़ की जहाज़ अवेलेबल कराओ, क्योंकि उसकी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। तो इस तरह से देखा जाए तो सरकार सारे गरीब लड़कों को अगर 5-5 करोड़ की जहाज उपलब्ध करवाने लगे तो शायद देश की अर्थव्यवस्था और देश की साख एवं बुनियादी को संभाल के रख पाना संभव ही नहीं होगा। यही कारण है कि यहाँ आर्थिक जैसे पहलू की बातचीत नहीं किया गया। कुछ हद तक सामाजिक पहलुओं को तो बर्दाश्त करता है, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए फंडामेंटल राइट जो है वो राजनीतिक न्याय की ही केवल बात करता है। अगर वही अमीर का लड़का जाएगा वोट डालने के लिए, उसके वोट की कीमत 1 गिना जाएगा, तो गरीब के लड़के को भी वोट की कीमत 1 गिना जाता है। ये नहीं कहा जाएगा गरीब का लड़का अगर वोट देता है तो 1 माना जाएगा, अमीर का लड़का वोट देगा तो 500 माना जाएगा, ऐसा नहीं है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये फंडामेंटल राइट के अंतर्गत राजनीतिक न्याय को रख दिया गया है। अगर गरीब के लड़के की वोट की कीमत और अमीर के लड़के की वोट की कीमत के बीच अगर अंतर दिखाई देगा तो गरीब का लड़का ऑन द स्पॉट सुप्रीम कोर्ट से इस न्याय ले सकता है और सुप्रीम कोर्ट इस पर इंसाफ देगी। तो यहाँ केवल और केवल आपको याद रखना राजनीतिक न्याय, बाकी इन पहलुओं को और भी विस्तार से बताया जाता है, लेकिन वो मैं बातें अपनी डिटेल की क्लास में लेके चलूँगा। यहाँ केवल आपको इतनी सारी बात अपने एग्जाम से संबंधित याद रखना। फिर चौथी बात इसमें सामान्य पहलू में आपको ये याद रखना है कि मौलिक अधिकार के जो अनुच्छेद हैं 12 से 35 तक के जितने सारे अनुच्छेद हैं, इन सारे अनुच्छेदों में अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 15 हुआ, 16 हुआ, 19 हुआ, 29 हुआ और 30 हुआ, ये केवल और केवल भारत के नागरिकों को है। ये केवल किसको दिया गया है? केवल नागरिकों को है, व्यक्तियों को नहीं दिया गया है, केवल नागरिकों को उपलब्ध कराया गया है। यानी कि अगर विदेशी कोई व्यक्ति आकर के भारत में रह रहा है तो 15, 16, 19, 29, 30 के अलावा जितने सारे अनुच्छेद हैं, 15, 16, 19, 29, 30 के अलावा 12 से 35 के जितने सारे अनुच्छेद बचेंगे वो अनुच्छेद विदेशी लोगों के ऊपर भी लागू होगा। लेकिन 15, 16, 19, 29, 30 केवल और केवल भारत का जो नागरिक होगा वही इस अनुच्छेद से इंसाफ ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट केवल इसमें दिए गए जितने सारे प्रावधान हम लोग पढ़ेंगे उस प्रावधान का अगर हनन होगा तो सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल उसी व्यक्ति का मदद करेगा जो भारत का नागरिक होगा और उसका ये अनुच्छेदों का हनन होगा। बाकी इसके अलावा जो अनुच्छेद हैं अगर उसका हनन हो रहा है तो कोई विदेशी भी जा करके सुप्रीम कोर्ट से अगर इंसाफ मांगता है तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट इंसाफ देने के लिए तैयार होगी। यानी कि केवल और केवल ये नागरिकों के लिए है 15, 16, 19, 29 और 30। ये बात आप याद रखिएगा। फिर सामान्य पहलू की एक अगली बात ये याद रखिएगा कि अगर देश में इमरजेंसी लगता है, आपातकाल लगता है, तो आपातकाल में क्या होता है, इसको निलंबन कर दिया जाता है, इसको निलंबन कर दिया जाता है। ये भी बात आपको याद रखना है और ये हम इस एक्सप्लेन आपको करेंगे स्पेशल आपातकाल पढ़ाते समय। निलंबन का मतलब ये होता है कि 12 से 35 जो होगा वो लागू नहीं किया जाएगा।
अगर किसी व्यक्ति की समता का किसी के समानता का हनन हो रहा है, किसी के स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, किसी के धर्म का हनन हो रहा है, किसी का शोषण हो रहा है, किसी के जीवन की स्वतंत्रता खतरे में आ रही है, तो इस तरह के जो प्रावधान होंगे उसमें दो अनुच्छेद केवल सुप्रीम कोर्ट ध्यान में रखेगा। कौन कौन? एक रखेगा 20 और एक रखेगा 21। इस 20-21 में जितनी सारी बात पढ़ाऊंगा मैं अभी, इसके अलावा जितने सारे अनुच्छेद 12 से 35 में दिए गए हैं, अगर उसका हनन होगा आपातकाल के दौरान तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा इस पे हम राहत इस समय नहीं दे सकते हैं, क्योंकि देश अभी आपातकाल की परिस्थिति से जूझ रहा है। लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 में जितनी सारी बातें लिखी गई हैं, अगर इस पर कोई व्यक्ति आपातकाल के दौरान भी इंसाफ मांगने जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट उस परिस्थिति में भी उसको इंसाफ देने के लिए तैयार होगा। केवल और केवल 20 और 21 का निलंबन नहीं होगा। निलंबन का मतलब बस ये समझिएगा, निलंबन का सीधा सीधा मतलब ये होगा कि वो कानून प्रवर्तन में नहीं है, यानी उस कानून को लागू आप नहीं करवा सकते हैं। कब? जब देश आपातकाल की परिस्थिति से गुजर रहा होगा तब। लेकिन आपातकाल में भी कानून लागू होता है फंडामेंटल का। कौन? केवल और केवल अनुच्छेद 20 और 21 को आप लागू करवा सकते हैं। सामान्य पहलू की ये सारी बातें थी। अब हम अपने टॉपिक के संदर्भ में चलते हैं आपको बताने के लिए। जब हमारे देश का संविधान बना है उस समय देखा जाए तो जो मौलिक अधिकार थे, मौलिक अधिकारों में कुल अलग अलग क्राइटेरिया बना करके दिया गया था। अलग अलग क्राइटेरिया क्या था? यानी कि कह सकते हैं कई तरह का मौलिक अधिकार उपलब्ध किया गया था। तो कुल क्राइटेरिया जो बना था टोटल, वो टोटल क्राइटेरिया जो हम लोगों का बना था वो बना था हम लोगों का, अभी देखा जाए तो 7 तरह की क्राइटेरिया बनी थी टोटल, और टोटल 7 तरह की क्राइटेरिया बनी थी। यानी कि मौलिक अधिकार कुल कह सकते हैं 7 प्रकार से था। आगे चल के संविधान संशोधन होगा और एक निकल जाएगा, बचेगा 6। यानी आज देखा जाए तो 6 है। तो उन सारी बातों को मैं बताता हूँ कौन कौन थे और कौन कौन हटे। तो मौलिक अधिकारों को देखा जाए, मौलिक अधिकार जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग अगली बात ये लिखेंगे कि प्रारंभ मतलब संविधान के समय, प्रारंभ में कुल 7 प्रकार का एफआर था। एफआर को देखा जाए तो ये 7 प्रकार का मौलिक अधिकार जो थे, अगर देखा जाए तो कुल 7 तरह के थे। लेकिन एक बात यहाँ आपको ये याद रखना है कि जब जनता पार्टी पहली बार, कांग्रेस सत्ता जब गिरी थी और पहली बार देश में जब जनता पार्टी का सरकार बना था, मोरारजी देसाई जब देश के प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने एक संविधान संशोधन करवाया था, 44वां संविधान संशोधन। ये घटना घटित हुआ था 1978 में, 1978 में। और मोरारजी देसाई ने 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति का जो अधिकार था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 में जो मौलिक अधिकार के रूप में था, उस संपत्ति के अधिकार को उन्होंने मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया और उसको विधिक या कानूनी अधिकार का दर्जा दे करके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 का खंड क में उन्होंने जोड़ने का प्रावधान किया था। इस तरह से देखा जाए तो संविधान बनने के समय तो 7 तरह के मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से एक मौलिक अधिकार को निकाला गया। वर्तमान परिस्थिति में अगर आपसे कोई पूछता है कि भारतीय संविधान में कुल कितने प्रकार के फंडामेंटल राइट अवेलेबल है एट दिस टाइम, तो आप कहिएगा ओनली 6 टाइप, ओनली 6 प्रकार के। तो देखते हैं हम लोग 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। इस संविधान संशोधन में क्या हुआ, जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का जो अधिकार था, इस संपत्ति के अधिकार ये कहाँ था? अनुच्छेद 31 में था। ये भी बात आप यहीं याद रखिएगा। ये कहाँ था? तो कहिएगा ये अनुच्छेद 31 में था। इसको क्या किया गया? निकाला गया। इसको एफआर से क्या किया गया? निकाला गया। और इसको जगह कहाँ दिया गया है? इसको जगह दिया गया है अनुच्छेद 300 क के तहत। अनुच्छेद 300 क के तहत इसको जगह दिया गया है। तो 300 का क लिख लीजिएगा। 300 क में विधिक अधिकार के रूप में है, विधिक या कह सकते हैं कानूनी अधिकार के रूप में है, कानूनी अधिकार के रूप में है। ये बात आप याद रखिएगा। तो आज अगर देखा जाए कितने स्वतंत्रता है, फंडामेंटल राइट है, तो लिख लीजिएगा वर्तमान में, अगली बात आप यहीं लिख लीजिएगा, वर्तमान में कुल 6 प्रकार का एफआर है। कुल 6 प्रकार का एफआर है। वो 6 कौन कौन है? इसमें पहला लिख लीजिएगा समता का अधिकार, लिखिएगा समता का अधिकार लिखिएगा। ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये है अनुच्छेद 14 से 18 तक। दूसरा लिख लीजिएगा स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता
का अधिकार लिखिएगा, स्वतंत्रता का अधिकार। और ये कहाँ से कहाँ तक है तो कहिएगा 19 से 22 तक है, 19 से 22 तक है, तो 19 से 22 तक लिख लीजिएगा। और तीसरा आप क्या करिएगा, तीसरा लिख लीजिएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार लिखिएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार लिखिएगा। और ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है तो लिख लीजिएगा अनुच्छेद 23 से 24 तक है, तो यहाँ लिख लीजिएगा 23-24। फिर इसके बाद लिखिएगा चौथा लिख लीजिएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार लिखिएगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार लिखिएगा। और ये कहाँ से कहाँ तक है तो इसको हम लोग पढ़ेंगे 25 से लेकर के 28 तक है। और हमने आपको बताया संपत्ति का अधिकार तो निकल ही चुका है, संपत्ति का अधिकार। इसके बाद लिखिएगा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार लिखिएगा, शिक्षा संबंधित अधिकार, शिक्षा संबंधित अधिकार लिखिएगा, शिक्षा संबंधित अधिकार। और ये कहाँ से कहाँ तक है तो ये है 29 और 30 है। और 31 मैंने बताया संपत्ति का अधिकार था, वो तो हट ही गया, तो लास्ट एक और बचेगा। और वो कौन बचेगा, छठा जो बचेगा उसको हम कहेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो छठा नंबर पर है उसको हम कहेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार। और ये कहाँ से कहाँ तक का अनुच्छेद है तो इसमें स्पेशल हम लोग 32 ही पढ़ेंगे, 33, 34, 35 भी हम लोग देखेंगे, 35 से संशोधन होगा, 33, 34 में ये सेनाओं से संबंधित क्या क्या प्रावधान करता है, इन सारी बातों पे हम बातचीत करेंगे। यानी कि देखा जाए अभी तक मैंने आपको सामान्य पहलू ही बताया है, अभी तक हमने आपको टोटल जितनी सारी बातें किया है वो टोटल आपको सामान्य पहलू पे किया है कि नकारात्मक है। FR जो है सामाजिक राजनीतिक न्याय की बात करता है, न्याय योग्य है। 15, 16, 19, 29, 30 केवल नागरिकों को दिया गया, बाकी 12 से 35 के सभी अनुच्छेद नागरिक और व्यक्ति दोनों को उपलब्ध है। फिर मैंने कहा आपातकाल में इसको निलंबन कर दिया जाता है, परिवर्तन में नहीं आएगा, लागू नहीं होगा। लेकिन 20-21 का निलंबन नहीं किया जाता है, इसको परिवर्तन में लाया जाएगा। बाकी इसकी डिटेल कहानी मैं आपको आपातकाल पढ़ाते समय या 20-21 पढ़ाते समय भी बता देता। फिर इसके बाद मैंने सामान्य पहलू में ये बताया कि जब संविधान बना तो उस समय 7 तरह के फंडामेंटल राइट थे, लेकिन देश की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हम भूमि सुधार कानून पढ़ाएंगे, संपत्ति का अधिकार पढ़ाएंगे। वहाँ आपको बताएंगे संपत्ति के अधिकार को अधिग्रहित किया गया 31 में, ऑलरेडी इंदिरा गांधी संशोधन ने करवाई थी, इंदिरा गांधी सरकार ने। और इंदिरा गांधी सरकार भी इस पे काम करने की बातचीत की थी, अनुच्छेद 31 में 31 से 31 भी उन्होंने जोड़ने का काम किया था। तो 44वां संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को क्या किया जा रहा है, संशोधन के माध्यम से जनता पार्टी की सरकार मुरारजी देसाई इसको अनुच्छेद 31 को हटा दे रहे हैं, निकाल दे रहे हैं, और निकाल करके अनुच्छेद 300 के खंड क में कानूनी अधिकार दे दिए। यानी आज संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट में नहीं है, कानूनी अधिकार है। यानी आज रेलवे लाइन को बिछाएंगे और किसी का घर बीच में पड़ जाएगा तो सरकार घर गिरा के रेलवे लाइन को निकाल सकती है। कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा के इंसाफ नहीं मांग सकता है, और इंसाफ अगर मांगता भी है तो सरकार के ऊपर सुप्रीम कोर्ट दबाव इस बात को लेकर के नहीं डाल सकती है कि आप संपत्ति के अधिकार जैसे मौलिक अधिकारों का हनन करके अत्याचार कर रहे हैं, इसलिए मैं अनुच्छेद 13 के तहत आपके कानून को रद्द कर रहा हूं। ये सुप्रीम कोर्ट भी अब नहीं कह सकती है, क्योंकि ऑलरेडी ये कानून बदल चुका है। अब संपत्ति के अधिकार को लेकर कोई दादागिरी करने की कोशिश भारत में करता है तो समझ जाइए वो एक नंबर का नालायक और गधा आदमी है, उसको ज़्यादातर बातें पता नहीं है। जिस दिन सरकार का मूड सरकेगा उसकी संपत्ति को अधिग्रहित करके वहाँ बना देगा एक पार्क, और वो कोर्ट कचहरी दौड़ा मारते मारते उसकी जवानी से बुढ़ौती आ जाएगी, वो कुछ कर वो नहीं सकता है। तो ये बात आपको याद रखना। वर्तमान में देखा जाए तो कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, 7 था, एक तो हट गया, 6 बचा है। एक समता का अधिकार है 14 से 18, एक स्वतंत्रता है 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है 29-30, और इसके बाद देखा जाए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें हम लोग 32 के बाद के अनुच्छेदों को पढ़ेंगे। स्पेशल हम लोग 32 ही पढ़ने वाले हैं, 32 से 35 तक है तो स्पेशल हम लोग 32 ही पढ़ने वाले हैं। संवैधानिक उपचार केवल 32 ही काम करता है। तो इन सारे मुद्दों पे हम लोग बातचीत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने चल रहा हूँ समता के अधिकार के अनुच्छेदों को 14, 15, 16, 17, 18।
हमने आपको बार बार कहा रहा है कि मैं आपको प्रीलिम्स के नज़रिए को ध्यान में रख करके आर ओ क्रैश कोर्स के मुताबिक ही पढ़ा रहे हैं। ये आपके सवाल तो मिलेंगे, लेकिन बहुत सारी बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा मैं यहाँ पर। वो डिटेल की क्लास लेकर के आऊँगा तो वहाँ मैं एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश करूँगा। तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा समता का अधिकार। यहाँ से हम लोग शुरू कर देते हैं अपनी बातों को पढ़ना। सबसे पहले हम लोग पढ़ने चल रहे हैं समता का अधिकार। समता का जो अधिकार है, समता का अधिकार डाल लीजिएगा। ये पहला हेडिंग कहाँ से कहाँ तक है भाई साहब, तो कहिएगा 14 से लेके 18 तक है। तो सबसे पहले हम लोग यही पढ़ लेते हैं, क्या कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14। सबसे पहले इसी बात को हम लोग पढ़ लेते हैं। 14 क्या कहता है साहब? 14 ये कहता है विधि के समक्ष समता और विधियों के समक्ष समान संरक्षण। 14 ये कहता है विधि के समक्ष समता, मेरे साथ लिखते चलिएगा, और विधियों के समक्ष समान संरक्षण लिखिएगा, समान संरक्षण लिखिएगा। ये बात भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कहता। इसमें से आपको परीक्षा के लिए याद क्या क्या करना। सबसे पहली बात, विधि के समक्ष जो समता शब्द है, विधि के समक्ष समता, ये शब्द कहाँ से आया है? तो कहिएगा ब्रिटेन से आया। पहला बात तो ये आपसे सवाल पूछ लेगा। दूसरी बात, विधियों के समक्ष समान संरक्षण जो है, ये शब्द कहाँ से आया है? तो कहिएगा यूएसए के संविधान से आया है, अमेरिका के संविधान से आया। मैंने विदेशी स्रोत पढ़ाते समय वहाँ आपको बताया हूँ। पहली बात तो ये याद रखना आपको। दूसरी बात यहाँ ये याद रखना, विधि के समक्ष समता जो है इसका क्या मतलब। सरसरी निगाह से थोड़ी बहुत बातों को मैं बताते चल रहा हूँ, एकदम तथ्य नहीं हो जाएगा, उस तरह से एकदम तथ्य हो जाएगा। तो मैं विधि के समक्ष समता शब्द को बता दे रहा हूँ, फिर विधियों के समक्ष समान संरक्षण को बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे मैंने आपको 12-13 नहीं बताया, 12-13 नहीं बताया, 12 और 13 अनुच्छेद नहीं बताया। अभी मैं इस पर भी चर्चा कर लेता। मैं सीधे आपको यहाँ लेकर के आ गया समता के अधिकार पे। 14 से शुरू होता, 12 और 13 अनुच्छेद को नहीं बताया, तो मैं उस अनुच्छेद को अभी वीडियो के लास्ट तक जाते जाते या इधर ही 14 से 18 पढ़ाने के बाद ही बता देता 12-13 क्या होता। या 12-13 को ही एक पेज में पहले देख लेते हम लोग, फिर इसको देख लेते। पहले 12-13 को समझ ही लेते हैं, 12-13 समझ लेंगे, फिर 14 से हम शुरू कर रहे हैं। तो आप 12 और 13 को पहले एक नज़रिए से समझ लीजिएगा। अनुच्छेद 12 क्या कहता है और अनुच्छेद 13 क्या कहता है, बस थोड़ी सी इसमें समझना है, कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं है। यहाँ कहा गया है राज्य का परिभाषा, राज्य का परिभाषा, और इसको हम समझा देते हैं आपको। कुछ नहीं, आपको बस इतना ही याद रखना, सवाल यही पूछेगा, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ कहा गया है कि मूल अधिकारों का अल्पीकरण और असंगत करने वाली जो विधियाँ हैं वो शून्य हो जाएंगी। तो मूल अधिकारों का यहाँ लिख लीजिएगा, मूल अधिकारों के अल्पीकरण एवं असंगत करने वाली विधियां शून्य घोषित होंगी। ये बात याद रखिएगा। और दूसरी बात इसी में ये याद रखिएगा, किस पे जेआर किया जा सकता है, जेआर यानी कि न्यायिक समीक्षा के योग्य है, ये जेआर किया जा सकता है। 2 मिनट बस इस बात को समझ लिए, फिर मैं 14 से बताना आपको शुरू करता हूँ। 12 मैंने आपको लिखा है सीधे सीधे राज्य का परिभाषा। क्या होता है राज्य का परिभाषा? तो इसमें एक बात ये आपको याद रखना है कि हमारा संविधान, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत मेरा संविधान ये कहता है कि अगर सरकार जो होगी वो कोई ऐसा कानून बनाती है जो फंडामेंटल राइट के विरुद्ध हो, तो ऐसा कानून सरकार को बनाने नहीं दिया जाएगा। यानी कि मूल अधिकारों को कहा गया, कानून सरकार ऐसा न बनाए जो मूल अधिकारों को रोक लगाए, ऐसा कानून ना बनाए। और सरकार मान लीजिए दादागिरी करके बना ही देती है। तो 13 क्या कहता है? 13 ये कहता है कि जो मूल अधिकार के असंगत और अल्पीकरण करने वाली विधि, मूल अधिकार के खिलाफ जो भी सरकार कानून बनाएगा, उस सारे कानून को हम रद्द घोषित कर देंगे, उस कानून को हम देश में चलने नहीं देंगे। ये 13 कहता है। यानी अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 के बीच में अगर सरकार इसके खिलाफ कोई कानून बनाने की कोशिश करती है, राज्य अगर बनाने की कोशिश करती है, तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 13 का सहारा लेकर के उस कानून को रद्द घोषित कर देगी, कहेगी ये देश में लागू नहीं होने देंगे। कहेगा सरकार क्यों भाई? तो वो कहेगा 12 से 35 के अनुच्छेदों का हनन कर रहा है और 12 से 35 न्याय योग्य है।
ये मूलभूत जीवन जीने के लिए लोगों की स्वतंत्रता और आज़ादी देता है। अगर इसका हनन कर दोगे तो इंसान इंसान ही नहीं रहेगा, वो जानवर बन जाएगा। मानव रूपी शरीर तो रहेगा लेकिन जानवर से बदतर जीवन जिएगा। इसलिए हम तुम्हारी दादागिरी जो कर रहे हो कानून बना के, हम इस दादागिरी को नहीं चलने देंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का के सरकार की तानाशाही को रोक देगा, सरकार की कानून को जीरो घोषित कर देगा। अब एक सवाल यहाँ ये उठता है कि जो इसमें राज्य करने की कोशिश कर रहा है, तो राज्य कौन है? कौन है ये राज्य जो करने की कोशिश करेगा? तो याद रखिएगा, राज्य जो होता है ये अस्थाई विधि बनाने की ताकत रखता है। जैसे संसद हुआ, राज्य विधानमंडल हुआ। अस्थाई विधि हो राज्य के द्वारा, यानी कि संसद हो या राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाया गया अस्थाई कानून हो, चाहे राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश हो, चाहे कोई नियम उपनियम विनिमय कुछ भी हो, या इसके अलावा कह सकते हैं अगर ऐसा कोई भी चीज़ सरकार करने, किसी भी माध्यम से सरकार कानून बना करके लॉन्च करने की कोशिश करती है, चाहे संसद करें, चाहे राज्य विधानमंडल करें, चाहे राष्ट्रपति का अध्यादेश हो, चाहे राज्यपाल का अध्यादेश हो, कोई नियम हो, कोई रूल रेगुलेशन कुछ भी हो, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 13 के तहत उसको रोक लगा देगा। यही नहीं, इसके अलावा आपको ये भी जानना है कि संविधान बनने से पहले जो हमारे इंडियन पैनल कोड जो आईपीसी है, सीआरपीसी है, या संविधान बनने के बाद, संविधान बनने के पहले या संविधान बनने के बाद अगर कोई भी ऐसा कानून भारत में दिखाई दे दिया जो अनुच्छेद 12 से 35 का उल्लंघन करता है, जिससे देश के नागरिकों को डिस्टरबेंस होता है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी ताकत है कि उस कानून को ऑन द स्पॉट हटा देगा, खारिज कर देगा, कहेगा बेटा इस कानून को तुम कतई लागू नहीं कर सकते हो क्योंकि फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता। ये बात 13 कह रहा। 12 क्या कहा? राज्य का परिभाषा। 13 क्या कहा? कानून बनाने की कोशिश करेगी, दादागिरी करने की जहां सरकार कोशिश की, अगर वो मूल अधिकार का उल्लंघन किया तो सुप्रीम कोर्ट उसकी दादागिरी को रोक देगा। ये बस दो बात याद रखिएगा, फिर मैं आ जाता अपने बातों पे। मैं सीधे बताने जा रहा था आपको समता का अधिकार 14 से 18 मैंने कहा। 14 में मैंने बताया विधि के समक्ष समता लिखा है और विधियों के समक्ष समान संरक्षण लिखा है। 14 में ये दो बात लिखा गया। तो विधि के समक्ष समता और विधियों के समक्ष समान संरक्षण में विधि के समक्ष समता किस देश से लिया गया? ब्रिटेन से, विदेशी स्रोत में बता। विधियों के समक्ष समान संरक्षण कहाँ से लिया गया भाई? अमेरिका से। ये मैंने आपको बता दिया। इसको हम लोग कहते हैं रूल ऑफ लॉ कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? रूल ऑफ लॉ। सवाल कभी कभी पूछता है कि जो रूल ऑफ लॉ है 14, जो कानून का शासन की बात करता है, इस रूल ऑफ लॉ को सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया? तो ब्रिटेन के एक थे न्यायवादी। ब्रिटेन के अगर देखा जाए तो एक न्यायवादी थे और उनका नाम बताया जाता है A.V. डाइसी। उनका नाम क्या बताया जाता है भाई? उनका नाम था A.V. डाइसी। ये कई जगह सवाल पूछा गया, कई जगह पूछा गया। ये ब्रिटेन के न्यायवादी थे A.V. डाइसी। इन्होंने ही रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत दिया, कानून का शासन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कानून का शासन समान नजर आता है। और इसमें एक बात लिखा गया विधि के समक्ष समता और दूसरा लिखा गया विधियों के समक्ष समान संरक्षण। एक एक नज़र बस इसको हम लोग समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। और मैं ये बार बार आपको नहीं बताऊंगा ये नागरिकों को दिया गया कि व्यक्तियों को। मैंने पहले ही बता दिया 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल नागरिक। बाकी 12 से 35 के सभी अनुच्छेद नागरिक और व्यक्ति दोनों। तो आप बताइए 14 कहाँ आएगा? यहाँ व्यक्ति को होगा कि नागरिक को? तो कहिएगा व्यक्ति और नागरिक दोनों को ये उपलब्ध करवाया गया, क्योंकि 15 में थोड़ी ना रहा। केवल और केवल नागरिक किस में आएंगे? 15, 16, 19, 29, 30 रट्टा मार के बैठिएगा। कई बार सवाल पूछा 15, 16, 19, 29, 30 आपको केवल रट्टा मार के बैठना है। केवल नागरिक, बाकी बचे हुए जितने हैं 12 से 35 में ये नागरिक और व्यक्ति दोनों। तो इसलिए मैं बार बार हर जगह ये बात नहीं कहूँगा कि ये नागरिक को है कि व्यक्ति को, नागरिक को कि व्यक्ति को। एक कई जगह मैं पूरा बता दिया आपको। अब हम लोग देखते हैं विधि के समक्ष समता का क्या मतलब है। विधि के समक्ष समता का मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति अमीर हो गरीब हो, सरसरी निगाह से बस मैं बता रहा हूँ, अमीर हो गरीब हो, ऊंचा हो नीचा हो, अबला हो सबला हो, दुर्बल हो, कुछ भी हो, कानून सबके लिए समान होगा, ये बात कहता है। और विधियों के समक्ष समान संरक्षण में ये कहता है कि अपने आप के चाहे दादा हो चाहे रिक्शा वाला हो, अगर चोरी दोनों करेंगे तो समान दंड दोनों को दिया जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि ये नवाब हैं तो इनको थोड़ा 2 लाठी कम मारो, जो गरीब है उसको 4 लाठी ज़्यादा मारो। समान दंड, अगर घटना समान हुआ।
यानी कि ये समान संरक्षण की बात करता है। कानून के सामने सभी लोगों को समान रूप से संरक्षण दिया जाएगा, यानी कि देख रेख किया जाएगा। और यहाँ ये कहा जा रहा है कि कानून के सामने सब कोई समान है। बात समझिएगा, विधि का मतलब कानून के समक्ष सामने सब कोई समान है। कानून के सामने, यहाँ कानून के सामने सब किसी को क्या किया जाएगा, समान रूप से संरक्षण दिया जाएगा, सबको देख रेख समान रूप से किया जाएगा। ऊंच नीच, ऊंचा नीचा, अमीर गरीब, अबला दुबला, कुछ भी इस चीज को देख करके सरकार किसी के साथ मतभेद नहीं करेगा, ये बात आपको याद रखना। लेकिन इस अनुच्छेद का अपवाद भी आपको याद रखना, अपवाद दिखाई देता। और अपवाद क्या है? अपवाद ये है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 361, अपवाद ये है संविधान का अनुच्छेद 105, अपवाद ये है संविधान का अनुच्छेद 194। सीधे सीधे सवाल पूछता है, इसको याद रखना आपको। अपवाद में आपको क्या क्या याद रखना? संविधान का अनुच्छेद 361, 105, 194, ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 का अपवाद दिखाई देता। कानून के सामने कह रहा सब कोई समान है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सब कोई समान है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और सब किसी को कह रहा समान रूप से हम रक्षा भी करेंगे, किसी को ज्यादा किसी को कम नहीं। जैसे मान लीजिए कोई आदमी है वो चोरी कर लिया, एक गरीब का लड़का और एक अमीर का लड़का चोरी कर लिया, दोनों एक ही चीज का चोरी किए हैं, सेम चीज, गलती सेम है, तो कानून हमारा ये नहीं कहेगा कि जो अमीर वाला है उसको 1 लाठी मारना, जो गरीब वाला है उसको 10 लाठी मारना, ये नहीं कहेगा। कहेगा अमीर का लड़का इसको भी ससुरा को 1 लाठी मारो, गरीब है इसको भी 1 ही लाठी मारो, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये कहता। लेकिन 361, 105, 194 इसके अपवाद हैं, ये अलग है, इनके साथ भेदभाव होगा। जैसे 361 में कौन है? राष्ट्रपति हैं और कौन है? राज्यपाल हैं। ये दोनों लोग अपवाद हैं। राष्ट्रपति राज्यपाल जब तक अपने गद्दी पे रहेगा उसको किसी भी तरह न्यायालय में हिरासत में लेकर के न्यायालय के दरवाजा पे आप नहीं ले जा सकते, पुलिस हिरासत में नहीं लेंगे। कब? जब वो सिविल मामलों से जुड़ा हुआ होगा तब, यानी दीवानी मामलों से अगर जुड़ा होगा, खेती बाड़ी, जमीन जायदाद, ब्याह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद निषेध, पुत्र वगैरह वगैरह वगैरह, अगर ऐसी गलती करता है और वो गद्दी पे बैठा है तो कोई उसको हिरासत में नहीं लेगा। लेकिन याद रखिएगा अगर क्रिमिनल केस से जुड़ा हुआ है, फौजदारी मामलों से जुड़ा है, मान लीजिए अब राष्ट्रपति हो गए तो इसका मतलब ही नहीं ना कि ले लिए AK-47 मारते गए सबको, एकदम जाने लेते गए और कहा जाएगा नहीं राष्ट्रपति, इनको कैसे गिरफ्तार किया जाएगा, तब तो तोड़ के सही कर देंगे सब, तब भूल जाएंगे सभी राष्ट्रपति यहाँ के क्या। लेकिन उसके लिए भी प्रावधान दिया गया है, उसके लिए भी मैं उसको भी बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन यहाँ उन सब बातों को हम जिक्र नहीं करेंगे। 105 में आपको बस 2 चीज याद रखना, जो संसद हमारी है उस संसद का विशेषाधिकार है, ये बात याद रखिएगा, विशेषाधिकार है। और आपको यहाँ पे 194 में याद रखना है जो हमारी राज्य विधानमंडल है, राज्य विधानमंडल है, इस राज्य विधानमंडल को क्या है? विशेषाधिकार है, राज्य विधानमंडल को विशेषाधिकार है। तो 2 बात आपको यहाँ पे याद रखना, ये अपवाद दिखाई देता। 14 का अपवाद ये दिखाई देता। अब हम लेके चलते हैं समता के अधिकार में 14 के बाद आपको अनुच्छेद 15 पे लेके चलते हैं। अनुच्छेद 15 बताते हैं आपको क्या है 15। तो 15 को जानने के लिए हम लोग ये देख लेते हैं, यहाँ पे डाल लीजिएगा हेडिंग संविधान का अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या कहता भैया? अनुच्छेद 15, तो इसका भी एक लाइन लिख लीजिए, सबका एक ही लाइन आपको याद रखना है। जैसे 12 में आपको केवल क्या याद रखना? राज्य की परिभाषा, मैंने समझा दिया, उसको छोड़ दीजिए। 13 में आपको क्या याद रखना? मूल अधिकारों का अल्पीकरण और असंगत करने वाली विधियां शून्य होंगी और JR किया जा सकता है, केवल ये याद रखना। फिर इसके बाद आपको 14 में क्या याद रखना? विधि के समक्ष समता, विधियों के समक्ष समान संरक्षण। फिर ये कह सकता है कि रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत किसने दिया, किस देश से क्या लिया गया, ये वह पूछ सकता है। और अपवाद में क्या क्या है, इसका मतलब आपसे वो नहीं पूछेगा, ये याद रखिएगा। फिर हम आते हैं आपको 15, मतलब मैं आपको केवल समझने के लिए बताते जा रहा हूँ, केवल और केवल समझने के लिए, आपके एग्जाम से कोई ताल्लुकात नहीं। 15 में क्या कहा गया? 15 में आपको केवल 5 गो शब्द याद रखना। क्या क्या याद रखना? एक धर्म, एक मूल वंश, एक जाति, एक लिंग, एक जन्म स्थान। ये 5 गो जुबानी पर रट्टा मार लीजिएगा। क्या क्या? धर्म, उसके बाद याद रखना आपको मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। तो इसको आप लिख लीजिएगा, यहीं पे 5 को लिख लीजिएगा। ये 5 शब्द आप एकदम पूरी तौर तरीके से रट्टा मार के बैठे रहेगा। धर्म, मूल वंश, जाति, धर्म हुआ, मूल वंश हुआ, जाति हुआ, लिंग हुआ और जन्म स्थान हुआ।
ये बस रट्टा मारिए 5 में। किसको दिया गया? नागरिक को। ये नागरिक व्यक्ति की कहानी नहीं बताऊंगा। तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया। के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया। प्रतिषेध किया गया। इसका क्या मतलब होगा, जरा इसको समझिएगा। किया गया है, इसका मतलब ये होगा, ये अनुच्छेद जो है याद रखिएगा, इसके अलावा भाषा के आधार पे किया जा सकता, इसके अलावा किसी भी चीज के आधार पे किया जा सकता, लेकिन इसके आधार पे नहीं किया जा सकता। तो राज्य इनके आधार पे विभेद नहीं कर सकता। किसके आधार पे? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इसके आधार पे किसी से भी किसी तरह की भेदभाव नहीं किया जा सकता है। सारे लोगों को समान रूप से रखा जाएगा। कहाँ? सरकारी कामकाज में। ये नहीं हमारी सरकार कहेगी कि भैया तुम किस धर्म के हो, तुम किस जाति के हो, तुम्हारा लिंग क्या है, पुरुष हो, महिला हो या ट्रांसजेंडर हो, कहाँ पैदा हुए थे, कुछ नहीं पूछेगी। आपके अंदर काबिलियत है, प्रदर्शन करिए, आप भी सरकार का नौकरशाह बनिए, आप भी राजनीति के भागीदार बनिए। आपसे ये कुछ भी नहीं पूछने वाली है, किसी भी तरह की कोई भी बात पूछने वाली नहीं है। सभी को कहती है हम समान रूप से एक नजरिए से देखेंगे। लेकिन यहाँ पर भी अपवाद देखा जाता है। अपवाद कैसे देखा जाता? याद करिए, जब देश हमारा जब लेटर वैदिक कल्चर पे आप जाइएगा, लेटर वैदिक कल्चर, उत्तर वैदिक काल में पनपी हुई जो कुरीतियाँ थी, जाति, धर्म, आडंबर, अंधविश्वास, ढकोसला, तमाम सारी चीजें आया। समाज के कुछ वर्ग जो थे वो सीधे भगवान के अनुयायी बन गए, कुछ लोग ऐसे जो थे वो पैरों के धूल बना दिए गए। समाज में ऐसी विडंबना देखी गई। तो उस समय जो निम्न वर्ग के लोग थे और जो महिलाएं थी वो बेचारी बहुत शोषित हो चुकी थी, और निम्न वर्ग के लोग भी शोषित हो चुके थे। वो दबे कुचले हो चुके थे। उन्हें समाज में बोलने का, बैठने का, उन्हें पढ़ने का, लिखने का किसी भी तरह का अधिकार स्पष्टता कहीं दिखाई नहीं दिया। इसलिए वो इतना शोषित हो गए थे कि उनके अंदर उत्थान की भावनाएं ही नहीं जग पाई थी। और आज आज़ाद देश जब हमारा हुआ तो हमारा आज़ाद देश ये कहा कि समाज के जब सभी लोगों को हम समान रूप से लेके चल रहे हैं, तो जो समाज के पिछड़े हुए सैकड़ों साल से लोग होंगे, उन लोगों के अंदर उत्थान की भावनाएं कहां से आएंगी? अगर उन लोगों को हम स्पेशल आरक्षण की भावना नहीं देंगे तो वे सब तो गरीब गरीब ही होता चला जाएगा और अमीर अमीर होता चला जाएगा। यानी फिर वही बात होगी कि कोई खाते खाते मरेगा तो कोई खाने बगैर मरेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे संविधान में इस पे विचार किया गया, कहा गया कि कुछ ऐसा व्यवस्था किया जाए कि हम देश के सारे लोगों को एक नजर से देखेंगे, एक आंख से देखेंगे। लेकिन उन लोगों में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मूलभूत चीजें नहीं मिल पाई हैं, जिनको शिक्षा नहीं मिल पा रहा, जिनको स्वास्थ्य सही से नहीं मिल पा रहा, जिनको घर में रहने छत नहीं मिल पा रहा, खाने के लिए अनाज नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है। उस आदमी से आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जो अमीर आदमी है उसका तुलना कर सकता है? इसीलिए संविधान में संशोधन किया गया, और संविधान में संशोधन करके कुछ नए अपवाद जोड़े गए, अपवाद के रूप में देखे जाते हैं। और वो नई बात जो थी वो आरक्षण की बात थी। आरक्षण देने का काम किया गया इस 15 में संशोधन करके। तो आरक्षण की जो बात किया गया, इसमें सरकार ये कहा कि भैया हम किसी के जाति, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर हम भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन हम संरक्षणात्मक भेदभाव करेंगे। हम संरक्षण देने के लिए भेदभाव करेंगे। संरक्षण देने का मतलब ये हुआ कि जो दबा तबका गरीब दुखियारा आदमी है वो कहीं दब न जाए, वो कहीं शोषित न हो जाए, वो कहीं फ्रस्ट्रेट न हो जाए। उसका उत्थान इतना ज्यादा अगर नहीं हम कर पाएंगे तो कहीं उसका अस्तित्व समाज से खत्म न हो जाए। इसलिए उसको बचाना मुझे बहुत जरूरी है, और उसको बचाने के लिए हम उसको उत्थान करने का कुछ ऑफर देंगे ताकि उस ऑफर को पाए और वो उत्थान करे। और जब वो उत्थान कर लेगा, समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाएगा, तब हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 हमको लागू होता हुआ दिखाई देगा। तो इसके लिए हमारा संविधान क्या करता है? सरकार संरक्षणात्मक भेदभाव देता है। संरक्षणात्मक लिखिएगा, णात्मक भेदभाव की बात करता है, भेदभाव। और इसमें 2, 3, 4 कई क्लास जोड़े गए, जिसमें 2 बात तो हम लोगों को मुख्य रूप से देखना है। एक देखना है संविधान का अनुच्छेद 15 में 15(3) लाया गया, और एक देखना है 15 में 15(4) लाया गया। कई क्लास जैसे जोड़े गए, लेकिन ये 2 बात हम लोगों को स्पेशल देखना। 15(3) में ये कहा गया कि जो महिलाएं हैं, जो छोटे बच्चे हैं, बच्चे तो अबला होते हैं, अबोध होते हैं, तो उन अबोध बच्चों के लिए, और जो महिलाएं हैं जो सदियों से शोषित होती चली आई,
जिनको लोग केवल और केवल उपयोग की वस्तु समझते थे, उन महिलाओं को उत्थान करने के लिए, बच्चों के उत्थान करने के लिए आरक्षण की बात किया गया, रिजर्वेशन दिया गया। यानी यहाँ 3 में क्या दिया गया, महिलाओं प्लस बच्चों के लिए है, बच्चों के लिए। और 15(4) में क्या किया गया, समाज के दबे तबके जो लोग थे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, जिसको SC और ST कहा जाता, 2 आधार हमारा संविधान दिया, केवल और केवल 2 आधार। क्या, एक सामाजिक और एक शैक्षणिक। हमारा संविधान कहा कि सामाजिक स्तर से जो पिछड़ा हुआ इंसान है, शैक्षणिक स्तर से जो पिछड़ा हुआ इंसान है, उसको हम आरक्षण देंगे ताकि वो अपनी सामाजिक और शैक्षणिक गतिविधियों में इतना सुधार कर ले कि वो भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाए। इसलिए लोग कहते हैं आर्थिक आरक्षण होना चाहिए। आर्थिक आरक्षण की बात हमारा संविधान नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जो उच्च वर्ग के लोग थे उनको शिक्षा का अधिकार था। जो उच्च वर्ग के लोग उस समय थे उनको सामाजिक गतिविधियों में पूर्ण रूप से भागीदारी लेने का अधिकार था। अब वो गरीब हैं तो उनके वंशज जाने कैसे गरीब हो गए भाई, काम नहीं कि उनके तो मौका था ना, मौका होने के बाद भी काम नहीं कर पाए भैया, तो ये तो तुम्हारी कमजोरी है। और समाज के कुछ लोग ऐसे थे जिनको समाज में बोलने चलने का अधिकार नहीं था। समाज में कुछ लोग ऐसे थे जिनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। अगर वो नहीं उत्थान कर पाया तो बात समझ में आती है कि भैया तुम्हारे पास संसाधन ही नहीं था तो तुम उत्थान कैसे करोगे। उच्च वर्ग का जो लोग थे उनके पास संसाधन होने के बाद भी उत्थान नहीं कर पाए तो उनकी बेवकूफी है, काहे को आरक्षण दोगे। तो हमारा संविधान कहा कि जो सामाजिक, कोई भाई इसको जा दिल पे नहीं लेंगे, जो संविधान कहता मैं केवल वही बात कह रहा हूँ। हम किसी जाति, धर्म, मजहब को एंगल में नहीं ले रहा, मैं बस इतना बता रहा हूँ हमारा संविधान क्या कहता, केवल मैं इतनी बातों पे चर्चा कर रहा हूँ। और संविधान को बहुत अच्छा से पढ़ लीजिएगा तो हर जगह आप कोशिश करिएगा लागू ना करें। हर जगह मतलब स्थानीय स्तर पर कहीं बैठने बात करने, कहीं कुछ भी करने का लागू कर दे। बहुत सी जगहों पे कानून को उस तरह से लागू आप नहीं कर पाएंगे, आप प्रयोग में नहीं ला सकते जिस तरह से आप समझते हैं, उसका दुरुपयोग हो सकता है। इसलिए इसको किताबी पन्नों पे उतारिए, समाज में जब अपने अस्तित्व को पाते हैं वहां भरपूर पावर के साथ इस्तेमाल करिए। पता चला चाय की दुकान में बैठ के लगे दादागिरी करने, हो गया मार, क्या करेंगे। तो हर जगह कोशिश करिएगा दादागिरी ना हो। यहाँ लिख लीजिएगा, क्या क्या लिखना, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े जो लोग हैं, शैक्षणिक रूप से पिछड़े जो लोग हैं, कौन कौन लोग भाई, SC और ST, इनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। जो SC ST थे इनके लिए क्या किया गया, आरक्षण का प्रावधान किया गया, आरक्षण का प्रावधान किया गया, प्रावधान। और इसके लिए हमारे संविधान में संशोधन हुआ। कोई आम बात थोड़ी ना था ऐसा हो जाएगा जैसे लग रहा कि कोई भी आएगा और कानून और का संविधान के साथ कबड्डी खेल के चला जाए। इसके लिए बाकायदे से विधेयक पारित पेश होता है, पारित होता है, बहस होता है, चर्चा होता है, राष्ट्रपति की सहमति मिलती है, तत्पश्चात देश में कानून के रूप में वो लागू होता है। ऐसा नहीं किसी के मुखार बिंदुओं से निकल गया, काट्य हो गया राष्ट्रपति के अध्यादेश की तरह, वो भी नहीं पूर्ण रूप से चलता 6 महीने के बाद। तो यहाँ आरक्षण का जो प्रावधान किया गया इसके लिए संविधान में संशोधन हुआ। जो संविधान में संशोधन हुआ, कौन सा संशोधन था भाई, तो याद रखिएगा प्रथम संविधान संशोधन था। प्रथम संविधान संशोधन में इस बात को जोड़ा गया। ये सब पूछता है सवाल, आपके आरओ में भी पूछ सकता है, प्रीलिम्स में के लिए याद रखिए ही रखिए। कब की घटना है भैया, 1951 का। इस संशोधन के लिए एक केस आया था, एक वाद आया था, वाद सुप्रीम कोर्ट में। वो वाद कौन था, वो था चंपाकम दोराईराजन। पहला संविधान संशोधन जब ये हो रहा, चंपाकम दोराईराजन बनाम मद्रास संघ मामला, इसके यही केस आया था, मामला मद्रास संघ मामला। चंपाकम दोराईराजन बनाम मद्रास संघ मामला 1991 का ये केस था। पहला संविधान संशोधन करके हमारी संसद कानून बना दिया कि समाज में जो पिछड़े हुए सामाजिक स्तर से और शैक्षणिक स्तर से जो लोग हैं उनको हम आरक्षण देंगे, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। और ये आरक्षण तब तक देंगे जब तक वो अपनी गतिविधियों में उत्थान नहीं कर लेते हैं। इसलिए 10-10 साल के लिए देखिएगा रिजर्वेशन बढ़ता जाता। लेकिन रिजर्वेशन का भले मैंने बहुत सारा तारीफ कर दिया, लेकिन इसका दुरुपयोग भी देखा जाता।
समाज में लोग जो होते हैं इसको सही ढंग से नहीं प्रयोग में ला पाते हैं। आरक्षण के नाम पे वो लोग पूरा भौकाल बना के घूमते रहते हैं। उनको चाहिए मेहनत करना, मेहनत करके सरकार और संविधान अगर इतना ज़्यादा ऑफर दे रहा है तो दबा के मेहनत करें, दिन रात एक कर दें। जो शोषित उनके वंशज आते चले आए, उन शोषित पहलुओं से मुक्त होकर समाज में एक नई पहचान बना करके अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ाएं, तो शायद हमारा भारत का भविष्य भी उज्जवल होता चला जाएगा। लेकिन इतना भी लोग समझने वाले नहीं होते हैं। आरक्षण के नाम पे तो कितने लोग कबड्डी खेलना शुरू कर देते हैं। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा संविधान उनको वरदान जो दिया है उस वरदान का प्रयोग करना चाहिए। आगे हम चलते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 पर लेकर आपको अनुच्छेद 16 से संबंधित मुद्दों को हम लोग देखते हैं। 16 क्या कहता है भाई, 16 को देख लेते हैं। 16 क्या कहता है? 16 ये कहता है लोक नियोजन के जो विषय होंगे उसमें अवसर की समानता होगी। लोक नियोजन के जो विषय होंगे उसमें क्या होगा? अवसर की समानता होगी। और इसमें भी वही 5 शब्द है, बस 2 चीज़ आपको जोड़ना होगा। कहाँ का जोड़ना होगा साहब? यहाँ लिख लीजिएगा। याद क्या करना आपको? लोक नियोजन के विषय में, अभी इसको मैं समझा रहा हूँ क्या होता। अभी लिखिएगा ऐसे, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अवसर की समानता, ये कहा गया, अवसर की समानता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात करता है। और इसमें भी वही शब्द है, जो शब्द यहाँ मैंने आपको बताया है ना, यहाँ से आप बिल्कुल वही नोट करिएगा। धर्म हुआ, मूलवंश हुआ, जाति, लिंग, जन्म स्थान, बिल्कुल इस बात को लिख लीजिएगा। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। लेकिन 2 चीज़ यहाँ और देखना आपको, एक जोड़ लीजिएगा उद्भव और एक जोड़ लीजिएगा निवास। बस इतना ही करना है याद आपको। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का क्या मतलब होता है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का मतलब ये होता है, हमारा संविधान ये कहता है, हमारा सरकार ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति है अगर वो सरकारी कामकाज में घुसना चाहता है, कामकाज करना चाहता है, तो उसको हम अवसर, हर व्यक्ति को समान रूप से अवसर देंगे। किसी भी व्यक्ति से ये नहीं कहेंगे कि तुमको हम लोक नियोजन के विषय में तभी एंट्री देंगे, तुम बताओ पहले तुम्हारा धर्म क्या है, तुम बताओ तुम किस वंश से हो, जाति क्या है, लिंग क्या है, जन्म स्थान, उद्भव और निवास क्या है, ये नहीं पूछेगा। हमारा सरकार और संविधान ये कहता है कि लोक नियोजन मतलब सहकारी कामकाज के लिए कोई भी व्यक्ति अगर चाहता है हम आए, आप चाहते हैं हम डीएम बने, हम कमिश्नर बने, हम एसपी बने, हम एसएसपी बने, हम चपरासी बने, हम पुलिस बने, दरोगा बने, कमिश्नर बने, आर्मी बने, कुछ भी बने वगैरह, नेता बने, राजनेता, कुछ भी वगैरह वगैरह कुछ भी, तो हमारा सरकार ये कहता है कि भैया तुमको कुछ भी करना बनना है, तुमको केवल उस विषय में अपनी योग्यता का प्रदर्शन करना होगा। हम तुमसे न तो जाति पूछेंगे क्या है, न तो धर्म पूछेंगे, न तो मूल वंश पूछेंगे, न लिंग पूछेंगे, न जन्म, कुछ नहीं इसमें से पूछने वाले हैं। न तो इसमें से पूछ के तुमको कोई हम फायदा देने वाले हैं। सब लोगों को एक ही आंख से देखेंगे। लेकिन यहाँ भी अपवाद आता है। यहाँ अपवाद क्या आता है? संसद ये कहता है कि जो क्षेत्र पिछड़े हुए हैं, आज मान लीजिए हम चले जाएं पूर्वोत्तर भारत में, जनजातीय क्षेत्रों में चले जाएं, उत्तर प्रदेश बिहार के लड़के को जिस तरह का सुविधा मिलता है जनजातीय क्षेत्रों के लड़कों को नहीं मिलता। उत्तर प्रदेश का लड़का पढ़ाई के लिए जितनी सारी सुविधाओं को लेकर अपने दिमाग को जितना विकसित कर चुका है, जनजातीय क्षेत्र का लड़का विकसित नहीं किया। उत्तर प्रदेश, बिहार या अन्य भारत के राज्यों को अगर ध्यान में देखा जाए तो यहाँ के जो लोग हैं अपनी सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों को जिस तरह से बना चुके हैं, बढ़ा चढ़ा के वेल मेंटेन सोसाइटी को डील करते हुए, उस तरह से जनजातीय लोग अभी नहीं कर पाए हैं। तो हमारा सरकार और हमारा संविधान ये कहता है कि हम लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता तो दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को हम अतिरिक्त कानून बना के मदद करने की कोशिश करेंगे। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं होगा। हम उन लोगों के लिए करेंगे जो लोग अभी समाज में बहुत दब चुके हैं, पहले उनको उठाएं तो तब तो ये कहेंगे भैया तुम मैदान में आओ। अब मान लीजिए एक कोई विकलांग लड़का है और एक कोई अच्छा लड़का है, आर्मी का भर्ती निकाल कर सरकार के हम भैया दौड़ कराएंगे, जो बढ़िया से दौड़ लेगा उसी को भर्ती करेंगे। तो सरकार को पहले ही देखते भैया कि एक अच्छा है, एक को कुदरत ने दोनों पैर दिया, दौड़ सकता, एक के पास एक पैर की समस्या वो नहीं दौड़ सकता, तो दोनों बराबरी की विजेता कैसे हो जाएंगे? पहले नहीं पैर वाले के पैर को तो सही करो, तब तो वो दौड़ के दिखाएगा। इसी तरह से संविधान में सरकार ये कहती है कि जो लोग दब चुके हैं पहले उनको उनके बराबर तो लाएं, तब ना कंपटीशन होगा। कंपटीशन तब तो कराएंगे। ये कौन सी कंपटीशन? एक पहलवान खूब धुरंधर पहलवान है और उसको ले जाके एक किसी कमजोर आदमी से लड़ा दें
तो जाहिर सी बात है धुरंधर जो पहलवान होगा भाई जीत जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो सिंपल सी बात है। तो 15 में आपको ये सारी बात, 16 में आपको ये सारी बातें याद रखना। संसद चाहेगी तो किसी भी विशेष रोजगार के लिए किसी भी क्षेत्र के निवास को अगर चाहती हो तो आरोपित करके उस निवास उस विशेष क्षेत्र को अलग कानून बना करके उनको लाभ दे सकती है। राज्य अगर चाहती है तो नियुक्ति में आरक्षण दे सकती है, कोई बोलने वाला नहीं है। किसी धर्म या धार्मिक संप्रदाय के लोगों को अगर चाहती है जो शोषित हो चुके हैं उनको बढ़ावा देना तो उसके लिए किसी विशेष प्राधिकारी की नियुक्ति कर सकती है, कोई नहीं बोल सकता है। ये सारी बातें स्पेशल करने के लिए हमारी संविधान के माध्यम से सरकार कर सकती है। अनुच्छेद 16 उसको पावर देता है। अब आते हैं हम अनुच्छेद 17 पे। अनुच्छेद 17 में आपको क्या करना है भैया, अनुच्छेद 17 में आपको क्या करना है तो लिख लीजिएगा अनुच्छेद 17। इसमें आपको याद क्या करना है, याद तो आपको केवल यही करना है एक शब्द, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, बस इतना आपको याद करना है। बाकी इसमें दो बात और याद करना जो कानून बना। अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत, छुआछूत। तो जो छुआछूत है, अस्पृश्यता का जो अंत किया गया, छुआछूत का अंत किया गया। हमारा संविधान और सरकार ये कहता है कि कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी लिंग, कोई भी मजहब, किसी भी कहीं से भी ऊंच हो नीच हो, अमीर हो गरीब हो, SC हो ST OBC हो जनरल हो, हमारा सरकार ये कहता है संविधान के माध्यम से हम सभी लोगों को एक ही आंख से देखते हैं। इसलिए इंसानों के बीच में आप मतभेद ना करें। कोई काला है उसको काला मत कहिए, कोई गोरा है तो गोरा मत कहिए। गोरा हो गया तो का कानून बहुत बड़ा दादा हो गया, काला हो गया तो क्या वो इंसान नहीं है। कोई कमजोर है कमजोर ना कहें, कोई पहलवान हो गया तो कोई बहुत तीर नहीं मार चुका। कोई दलित है उसे दलित ना कहें, उसको दलित समझ करके उसके साथ बिहेवियर अपना गलत बर्ताव ना करें। हमारा सरकार ये कहता है, क्यों? क्योंकि पहले के जो लोग थे उस समय देखा जाए तो उस समय के लोगों को चलने का अधिकार नहीं था। आपको मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, वहाँ मैं आपको बताऊंगा। चलते थे लोग गला में घंटा बांधते थे, लाठी लेके चलते थे रोडों पे मारते मारते। कोई अमीर वर्ग का व्यक्ति अगर है, उच्च वर्ग का ब्राह्मण वगैरह, और इस शूद्र का चंडाल जो जाता था, चंडाल जो होते थे जाते थे, अगर इनका परछाई चला जाता था उनके ऊपर तो पीटते थे सब कि हम नापाक हो गए। सोचिए इतनी बड़ी घिनौनी हरकत करने वाला इंसान पैदा हुआ। ऊपर से कुदरत भी देखता होगा तो शर्मा जाता होगा कि मैंने बनाया था, धरती पे भेजा इंसान, ये तो सब कीड़े मकोड़े दिख रहे हैं। इस तरह का व्यवहार करते हैं। अरे इंसान वो भी है भैया, इंसान तुम भी हो, तुम्हारे भी जिहन में ब्लड घूम रहा है, उसके भी जिहन में ब्लड घूम रहा है, तुम्हारे भी अंदर DNA है, उसके भी अंदर DNA है। तुम कौन बड़ा तीर खान हो गए हो, इतना बड़ा दादा बन रहे हो। तो संविधान ये कहा कि हम इन सब पहलुओं को, इन प्रणाली को, जो ये दादागिरी चलता है समाज में, इसको खत्म करते हैं। और कोई व्यक्ति अगर ऐसी हरकत करता हुआ मिल जाता है तो हम अपने बनाए गए कानून के तहत उसको उस पर एक्शन लेंगे। तो इसके लिए हमारी संसद ने क्या किया, कानून बनाया। कानून क्या बनाया? बनाया था अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, हमारी संसद लेकर के आई थी 1955 में। क्या कानून लेके आई भैया, ये आपको याद रखना, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम। अधिनियम ये कानून हमारी संसद कब लेके आई? 1955 में। लेकिन ये अस्पृश्यता जो शब्द था संसद को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये शब्द ही कुछ अजीबोगरीब है। तो हमारी संसद नाम इसका बदल दिया। कब बदल दिया? 1976 में। क्या कर दिया? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। अस्पृश्यता अपराध ये शब्द थोड़ा अजीबोगरीब लग रहा था, तो कहा ये नागरिक अधिकार है, सिविल नागरिक अधिकार है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम लेकर के हमारी संसद आती है, संरक्षण अधिनियम। और ये अधिनियम कब लेके आती है हमारी संसद? 1955, 1955 ही है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। लेकिन इस कानून को लेके कब आई? 1976 में। लेके नहीं आई, नाम बदल ले, मेरी बात जरा समझिएगा, समस्या ना हो। संसद ने कानून बनाया अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, हुबहू यही चीज का नाम बदल दिया गया, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया। लेकिन कब किया गया? तो कहिएगा 1976 में किया गया। बस मैं यही बताना चाह रहा हूँ, कब किया गया, बदला गया नाम, तो कहिएगा ये नाम बदला गया 1976 में। अब हम चलते हैं आपको लेके अनुच्छेद 18 पे। अब हम आपको कहाँ लेके चलते हैं? अनुच्छेद 18 पे। 18 देख लेते हैं क्या कहता है। इसमें भी आपको केवल एक ही बात याद रखना है। क्या याद रखना है? लिखना है उपाधियों का अंत, बस इतना ही आपको याद रखना है एग्जाम के लिए। उपाधियों का अंत आपको याद रख लेना है, ठीक। उपाधियों के अंत में थोड़ा सा समझ लीजिए क्या होता है।
यहाँ दो बात और, एक बात और आपको याद रखना है कि जो हमारी राज्य होगी, सरकार होगी, राज्य सेना या विद्या, सेना या विद्या संबंधी उपाधि को छोड़ के, संबंधित उपाधि को छोड़कर, इसको छोड़ के सब पे रोक लगा दिया। यानी कि हमारी जो राज्य है, सेना और विद्या के सिवाय जितने सारे हैं उन सारे उपाधि को प्रदान नहीं किया करेगा किसी भी तरह से, अना लेने देगा किसी को। यानी कि राज्य सेना या विद्या संबंधी उपाधि को छोड़कर अन्य कोई उपाधि नहीं देगा, अन्य किसी मामले में उपाधि नहीं देगा, अन्य उपाधि नहीं देगा। कैसे, क्या कह रहा है जरा इसको देखिएगा, इसको जरा समझिएगा मेरी बातों को। 18 एक आ गया उपाधियों का अंत। उपाधि क्या होता है, इतिहास जब पढ़ेंगे हम लोग वहां मैं आपको बताऊंगा। उपाधि लेते थे राय बहादुर, महाराज धीराज, राज, बड़ी बड़ी उपाधि, ऐसे बड़े बड़े उपाधि उन लोगों का चलता था। ये सब उपाधि क्या था, कोई कहा जाता था राजा साहब हैं, ये दीवान जी हैं, काहे को है भाई, ये जो नाम के पहले लोग, मालिक, राजा साहब, राय बहादुर, बहुत सारी उपाधि दिया जाता था। महाराज धीराज, महाराज, ऐसे उपाधि मिलता था। फिर उसके बाद इधर आ जाइए प्रियदर्शी, पता नहीं कौन कौन से, तमाम सारी हिस्ट्री कितनी सारी टॉपिक वाइज रहेगा तो मैं बताऊंगा। बहुत सारी राजा महाराजा उपाधि धारण करते थे। ये उपाधि उस व्यक्ति के पर्सनल लाइफ को बहुत ऊंचा कर देता। अब आप सोचिए 10 लोग खड़े हैं, उसमें थोड़ा सा कौन ससुरा अमीर आदमी है, आप उसको कहेंगे काहो मालिक, ऐसे अगर बोल दिए अपनी भाषा में, भोजपुरी भाषा में, या कहेंगे क्या मालिक जी, उसके सामने 2-4 गरीब बैठे हैं, वो क्या सोचेंगे, वो अपने आप को बड़ी हीन भावना से देखेंगे। तो उनकी डिग्निटी का क्या हो रहा, उल्लंघन ही तो हो रहा है, हना नहीं तो कर रहे हो। किसी व्यक्ति को बिना मतलब का, पता चले ससुरा के पढ़े लिखे कुछ नहीं आता, मालिक राजा साहब, कहाँ है राजा साहब, दौलत है, इसके बाद दौलत के गुरु है तो क्या हो गया। तो हमारा संविधान के माध्यम से सरकार ये कहता है कि हम उपाधि लेने वाले जो लोग हैं, इस तरह की उपाधि हम किसी को ना तो देंगे और ना तो किसी को धारण करके रहने देंगे। अगर किसी की उपाधि से किसी समाज विशेष वर्ग के लोगों को क्षति होता है तो उसको तोड़ के सही कर देंगे, इसलिए सुधर जाओ पहले ही, सरकार ये कह रही है संविधान के माध्यम से। लेकिन हमारा सरकार ये भी कहती है कि जो हमारे भारतीय सेना के जवान होंगे, याद रखिएगा, ये पॉइंट करिएगा, सेना ही तो दिल का क्या होती है, एक तरह से कह सकते हैं हार्ट की तरह काम करती है शरीर का। इनका कदर हर भारतीयों को करना चाहिए। परिवार छोड़ के ये सरहद की रक्षा करते हैं, तभी हम लोग सुचारू रूप से खा पी के मनोरंजन कर रहे हैं। और दूसरा कहता है विद्या, विद्या मतलब ज्ञान। अगर ज्ञान नहीं रहता तो आज धरती से आप मंगल पे नहीं जा पाते। अगर ज्ञान नहीं रहता, ज्ञान की पूजा नहीं होता, तो शायद आज हम आपको चैनल के माध्यम से इस तरह से नहीं पढ़ाते कि मैं खड़ा कहीं और हूँ और आप दुनिया के किसी और कोने में पढ़ रहे हैं या किसी के द्वारा पढ़ रहे हैं। अगर ज्ञान नहीं होता तो इतने दूर दराज के क्षेत्रों में लोग बसे हुए हैं, अपने माता पिता का हाल खबर नहीं ले पाते। ये सब ज्ञान के वजह से ही तकनीकी का विकास हुआ। हमारी सरकार कहती है यहाँ सेना हुआ और विद्या हुआ, इसके अलावा कोई उपाधि धारण नहीं किया जाएगा। इस पे सरासर रोक लगा देती है। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की उपाधि नहीं लेगा। कोई भी व्यक्ति, हमारी सरकार ये भी करती है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से भी कोई उपाधि धारण नहीं कर सकता। ये सारी बातें हम जितनी सारी डिटेल की वो आपको आगे बताएंगे, यहाँ वो जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसे सरसरी निगाह से जान लीजिए किसी विदेशी राष्ट्र से भी आप उपाधि धारण नहीं कर सकते हैं। फिर इसके अलावा अगर आपको ये देखना है कि राष्ट्रपति के सहमति के बगैर आप कोई लाभ के पद पे हैं तो उपाधि धारण नहीं कर सकते हैं। ऐसे तमाम सारे इसमें प्रावधान किया गया। लेकिन केवल आपको 2 बात अपने यारों के लिए याद करना है, बाकी मैं डिटेल की क्लास में सारी बातों को बताऊंगा। 2 बात, एक तो उपाधियों का अंत, दूसरा सेना और विद्या के संबंध में उपाधि नहीं देना है, और तीसरी बात आपको याद रखना है, राष्ट्रपति के सहमति से कोई उपाधि नहीं ले सकता, राष्ट्रपति की सहमति से ही लेगा। और कोई भी व्यक्ति अगर को कोई विदेशी राष्ट्र अगर उपाधि देना चाहता है तो उपाधि को बिना राष्ट्रपति के सहमति से धारण नहीं कर सकता। ये बात आपको याद रखना। बाकी सेना और विद्या से संबंधित उपाधि दिया जाता है, जैसे आप पढ़ते भी होंगे, पद्म विभूषण की उपाधि दिया जाता है, पद्म भूषण की, पद्मश्री की, तमाम सारी उपाधि दिया जाता है। ये केवल और केवल या तो सेना को दिया जाता है या तो विद्या मतलब ज्ञान से कुछ ज्ञान से चमत्कार करने वाले लोगों को दिया जाता। ज्ञान में कला का भी आ जाता, कला का प्रदर्शन जो होता वो भी ज्ञान का ही एक अंग होता। तो ये सारी बातें आप 18 से याद रखिएगा। अब हम चलते हैं आपको बताने 19 क्या कहता है, जरा इसको देख लीजिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 क्या कहता है, तो इसको समझिएगा।
19 से संबंधित जो मुद्दा है इसको हम लोग अगली क्लास में अपना देखते हैं। अगली क्लास में अभी तक हम लोगों ने ज़्यादा बातों को देख लिया, क्लास बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए इसको हम लोग अगली क्लास में देखने की कोशिश करेंगे। 1 मिनट और मैं आपका समय लूँगा, 1 मिनट। जिस हम लोग नोटबुक आईएएस संस्थान से जुड़े हुए हैं, जिस नोटबुक आईएएस संस्थान से जुड़े हुए हैं, अगर इसके बारे में देखा जाए, नोटबुक आईएएस संस्थान जो दिल्ली से संचालित हो रहा है, नोटबुक आईएएस सिविल सेवा के जितने सारे अभ्यर्थी हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज की श्रृंखला प्रस्तुत करता है। चाहे आप यूपीएससी का पेपर दे रहे हो, चाहे आप स्टेट पीसीएस का पेपर दे रहे हो, या आरओ की पेपर दे रहे हो, प्रीलिम्स हो या मेंस हो, सभी के संबंध में आपको प्रीवियस ईयर पेपर पैटर्न पे आपको मॉडल आंसर लिखने के तौर तरीके को बताया जाता है, समझाया जाता है, उसको एक्सप्लेनेशन किया जाता है। साथ ही साथ प्रीलिम्स से संबंधित जितने सारे क्वेश्चन होते हैं उसका आपको टेस्ट सीरीज कराया जाता है, उसका डिस्कशन कराया जाता है। अगर आप चाहते हैं इसका सहभागिता रूप अपना इसमें सहभागिता निभाना, आप चाहते हैं कि इस श्रृंखला का आप भी एक मेंबर बन जाएं, तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मूड में चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए अगर आप दूर दराज के क्षेत्रों में हैं तो ऑनलाइन के लिए आपको इस नंबर पर संपर्क करना पड़ेगा। अगर आप दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में हैं तो ऑफलाइन आप ज्वाइन कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप संस्था के मुताबिक जो भी जानकारी मिलती है, अपनी समस्याओं को, जिस तरह की आपकी बातें हैं वो रख करके आप इस क्रैश कोर्स से संबंधित और टेस्ट सीरीज से संबंधित सारी जानकारी को उपलब्ध करा के अपने भावी प्रतियोगी परीक्षा संबंधित समस्त पहलुओं को आसान बना सकते हैं। मिलता हूं मैं अपनी अगली क्लास में। मैंने आपको पहले ही अभी बताया रहा था फंडामेंटल राइट पढ़ाते समय कि मैंने आपको विधि के समक्ष समता संबंधी अधिकारों को अभी बताया है। तो अगली क्लास में जब मैं आपसे बातचीत करूंगा तो वहां मैं मिलता हूं आपको स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित मुद्दों पे। तब तक के लिए लेता हूं मैं आपसे इजाज़त। बाय, बेस्ट ऑफ लक।